नमस्कार साथियों। हम लोग जो है कि यूपीएससी हिंदी वालों के द्वारा जो है कि प्रकाशित किए हुए करंट अफेयर के एमसीक्यू आधारित सवालों को करंट अफेयर आधारित जो कि आई दृष्टि पर आधारित है, उस पर आधारित एमसीक्यू के सवालों को देख रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में 35 उनके द्वारा बनाए गए जो है कि 35 सवालों को देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि आज से 36वें से लेकर के 75वें सवाल तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 36वां सवाल है आप सबके सामने, करंट अफेयर का आई दृष्टि पर आधारित कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गेमी तूफान से प्रभावित है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में कि इनमें से कौन सा देश जो है कि गेमी तूफान से प्रभावित है। ऑप्शन बनाया है साथियों, ऑप्शन बनाया है, ऑप्शन दिया गया है कि ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ए और बी दोनों, मतलब कि ताइवान और फिलीपींस दोनों। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी, मतलब कि ताइवान और फिलीपींस। ताइवान और फिलीपींस दोनों ही जो है कि गेमी तूफान से प्रभावित थे। चलिए अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्वेश्चन नंबर 36 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की व्याख्या यहाँ दिया है कि हाल ही में टाइफून गेमी के कारण पूर्वी चीन, ताइवान और फिलीपींस में व्यापक क्षति और जानमाल की हानि हुई। इसे गेमी नाम जो है कि दक्षिणी कोरिया द्वारा दिया गया। तो हमको आपको ये याद रखना है कि इस का नाम जो है कि करण किसने किया है, नामकरण। तो इसका नामकरण दोस्तों किया है दक्षिण कोरिया ने। इस तूफान को नाम जो है कि गेमी नाम दिया है दक्षिण कोरिया ने। तो कई बार पूछा जाता है कि किस देश ने किस तूफान का नामकरण किया है, तो इसका नामकरण उन्होंने किया है, दक्षिण कोरिया ने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है साथियों आप सबके सामने कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। इन्होंने ऑप्शन दिया है कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन और डेनमार्क। तो इसका सही जवाब साथियों डेनमार्क। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, डेनमार्क वर्ष 2030 से पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए कर लगाएगा। ऐसा कर लगाने वाला वह विश्व का पहला देश है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है। बायो किसके साथियों, फार्मास्यूटिकल अलायंस, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, हाल ही में अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा की। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी गठबंधन है। इसका मकसद दुनिया भर में बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित और स्थिर रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 साथियों कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत 60वें स्थान पर है। ऑप्शन बनाया है, दिया गया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और अगला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो इसमें से जो सही जवाब है साथियों वो है कि कथन पहला जो है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यह बात सही है। लेकिन इसमें ये बात जो दिया है कि भारत ने इसमें 60वां स्थान हासिल किया है, इसमें भारत का मतलब 60वें स्थान पर है भारत, ये बात गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यह सही है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत 63वें स्थान पर है, जबकि इन्होंने देखिए दिया है कि 60वें स्थान पर। तो इस तरह से इस समय हमको इसमें ये भी हमको याद रख लेना है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, 63वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल है इनका कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा बताया है इन्होंने। ऑप्शन दिया है कि 135 वर्ष,
125 वर्ष, 134 वर्ष और 150 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है 134 वर्ष। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को अभी 134 वर्ष और लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 41वां है साथियों। देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 41 में है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। तो दिया है पहला कथन कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है। और दूसरा कथन है कि जूडिथ सुमीनवा तुलुका केन्या की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन दिया है कि केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इनमें से साथियों ऑप्शन एक जो है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बना है, ये बात सही है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, यह सही है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है, लेकिन जूडिथ सुमीनवा तुलुका केन्या की नहीं बल्कि यह कहाँ की जो है कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये बनी है साथियों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गणराज्य, जिसको DR कांगो गणराज्य कहते हैं, उसकी ये जो है कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जूडिथ सुमीनवा तुलुका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया? 30 अगस्त और 30 मई, 30 जुलाई, 30 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है 30 मई। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में नामित किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया क्या है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया साथियों कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो सही जवाब है साथियों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA प्रोग्राम शुरू किया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 112, 116, 176 और 178। तो साथियों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किए गए हैं और इसमें जो है कि भारत का स्थान है 176वां। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176वें पायदान पर रहा। अमेरिका की येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने यह सूचकांक जारी किया है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देश हैं, जिनमें से भारत को 176वां स्थान मिला है। और यह सूचकांक साथियों अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं नीति केंद्र के द्वारा जो है कि जारी किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि हाल ही में हिदायत चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान। तो सही जवाब साथियों तंजानिया। देखिए, हिदायत चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसने तंजानिया को बृहद रूप से प्रभावित किया। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है
इज़राइल, ईरान, इराक, तंजानिया। तो सही जवाब साथियों ईरान। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल ईरान में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 29, 30, 39 और 40। तो इसका सही जवाब साथियों 39। देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, तो हमको आपको ये भी याद रखना है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, और यह 2024वां में जो जारी किया गया है 24 में, इसमें भारत ने समग्र रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त किया है। और इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें। मतलब 3 जोड़ा कोई सही होगा, बाकी 1 जोड़ा गलत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में, हाँ तो पहला इन्होंने पूछा है कि गीटनास नौसेदा ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं, जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं, और गैब्रियल अट्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, और बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के राष्ट्रपति। तो इसमें जो साथियों मिसमैच है वो गलत जोड़ा है कि बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं, आइसलैंड के राष्ट्रपति, ये गलत है। देखिए बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के नए राष्ट्रपति नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमको आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव करें। कथन बनाया है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, और विश्व की पहली 3D जो है कि 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। तो इन्होंने देखिए कूट बनाना ये भूल गए हैं, तो इसमें से दोनों कथन सही है। ये कूट बनाए होते अगर कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और कोई नहीं सही है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट इसमें से जो है कि सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यह सही है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, और यह भी सही है कि विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? हाल ही में किस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? क्रिस ब्राउन जो है कि पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? पॉइंट टेल्को, पॉइंट नीमो, पॉइंट गुड होप, पॉइंट टोरिको। तो इसका सही जवाब है साथियों पॉइंट नीमो। चलिए देखते हैं व्याख्या। पॉइंट नीमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है और जमीन से बहुत दूर स्थित है। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जा रहा है साथियों, तो ये पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर, तो इसमें भी इन्होंने कूट बनाना भूल गए ये, जबकि केवल इसमें बी मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। तो इन्होंने किसको दिया है? इन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है कि जारी किया है इसे।
और साल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर। यह बात तो सही है। इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या कुल 55 है और इस सूचकांक में अमेरिका पहले, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमको इतनी जानकारी जो है कि कलेक्ट हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी मिली है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है साथियों संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है। हाँ देखिए 53 में है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ऑप्शन इन्होंने बनाया है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है साथियों इनमें से कोई नहीं। देखिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट नमन के बारे में। देखिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना नहीं बल्कि भारतीय थल सेना द्वारा की गई है इन्होंने। तो ऑप्शन में दिया है कि कथन में दिया है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना के द्वारा की गई है, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं प्रोजेक्ट नमन में क्या प्रावधान है। तो देखिए प्रोजेक्ट नमन के तहत जो है कि रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, रणधीर सिंह, सुमन यादव, कीर्ति पांडे। तो इसका सही जवाब साथियों राजेश वर्मा। देखिए राजेश वर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा, तो ये पूछा जा सकता है कि जो व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कहाँ से सांसद थे? तो ये सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया है। सोहन लाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि श्रीमाली मतलब सोहन लाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा 24 सदस्य भी बनाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? मधुबनी, पटना, नालंदा, सिवा। तो इसका सही जवाब है नालंदा। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में राज्य खेल एकेडमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक और विश्वविद्यालय शहर है। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही जवाब है वो है नालंदा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की। दूसरा स्टेटमेंट बनाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2024 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 56 में जो पहला स्टेटमेंट इन्होंने बनाया था, पहला जो इनका विकल्प है वो है केवल एक सही है, केवल दो सही है और एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो साथियों हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है, ये बात सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2014 में हुई थी, ये बात गलत है। चलिए देखते हैं कि यह सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2014 में नहीं बल्कि 2015 में हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का क्या नाम है? डिजिटल शक्ति केंद्र
शर्मा, रेखा शर्मा, अंजलि शर्मा, गीतांजलि शर्मा। इसका सही जवाब साथियों रेखा शर्मा। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने को प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 515 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, 517 किलोमीटर, 519 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब साथियों 519 किलोमीटर। देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। अब चलते हैं 59 हो गया। अब देखते हैं 60। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? हैदराबाद, राजगीर, नालंदा, नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब साथियों वो है नई दिल्ली। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF ने किया था। इस सम्मेलन का विषय था टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। तो इसका विषय भी आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का जो विषय है वो था टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। तो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया साथियों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 में पूछा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो कूट दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि केवल एक सही है। देखिए हाल ही में उदगीर, लातूर जिला महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है कि 4 सितंबर को किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 केवल सही है। अब देखिए राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में नहीं बल्कि भोपाल में किया गया। तो उन्होंने इंदौर बनाया है। तो भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, ये आपको याद रखना है। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हाल ही में सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही जवाब साथियों लद्दाख। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए हाल ही में लद्दाख में 15,800 फीट सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा, ताकि लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है
कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है? गुरु बृहदेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु गोरक्षनाथ राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, संत आदिनाथ राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। तो इसका सही जवाब है साथियों गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नया नाम गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने की मंजूरी प्रदान की गई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायो प्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिले के किस गांव में निर्मित किया जाएगा? नंदगांव, मिश्रौलिया, कुंभी गांव और ऑप्शन डी है कुंभ गांव। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है कुंभी गांव। देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में बायो प्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वर्ष 2024 में वायकोम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 है कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लक्षद्वीप। तो सही जवाब साथियों कोलकाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की व्याख्या है कि कोलकाता, हाल ही में कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को किया था। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं साथियों। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाली देश का पहले राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही जवाब साथियों उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, 5 करोड़ क्वेश्चन नंबर 68 है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के तहत मिलने वाला एक कार्ड है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 69 है साथियों कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? गोरखपुर, रायबरेली, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो इसका सही जवाब है गाजियाबाद। देखिए, रायबरेली है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 69 रायबरेली है। देखिए, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भारत के सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र ID के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? APAAR, ABHAAR, ADHAAR, AVSAAR। मतलब अपार, आभार, आधार, अवसर। इसको जो है कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र ID के उद्देश्य से जिस पहल की शुरुआत की है उसका नाम है अपार। देखिए, अपार, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक ID के उद्देश्य के साथ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात APAAR। तो इसका फुल फॉर्म साथियों पूछा जा सकता है। पहल की जो शुरुआत की है तो इसका नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार का फुल फॉर्म यही है, तो यही इन्होंने शुरू किया है। तो इस तरह से साथियों आज भी जो है कि 35 प्रश्नों का ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब इसी तरह से मतलब कि हर वीडियो में हम 35 प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और लग रहा हो कि आप लोगों के काम का है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।